अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम तलहा। मोहम्मद तलहा और आई थिंक रिदा तनवीर ऑनलाइन है। बेटा सबसे पहले तो मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद यासिर, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? तलहा यासिर, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम नरजिस, वालेकुम अस्सलाम नफीसा। जी मैम आ रही है। ओके जी, थैंक यू। चलें स्टार्ट कर दें लेक्चर। किसी ने नहीं आना? चलें जल्दी जल्दी आना शुरू हो गए स्टूडेंट्स, गुड। चलें जी लेक्चर अपलोड करने लगी हूँ। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। सो मीनवाइल जो भी स्टूडेंट्स है रिमेनिंग वो भी ज्वाइन कर ले तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। जी थायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमने स्टार्ट कर लिए थे। एनाटॉमी बड़ी डिटेल में आपको रिवाइज करवा दी थी। हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ होते हैं, किस तरह से हार्मोन्स बनते हैं, आयोडीन का बॉडी में क्या रोल है, T3 T4 का क्या रोल है और किस तरह से पेशेंट को असेस करना है थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के लिए। और डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की बेटा। इसके अलावा डिजीज़ भी ऑलमोस्ट जो यानी हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म है उसकी डेफिनेशंस आपको बता दी थी। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, बेसिकली कॉजेस क्या होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, क्या डिजीज़ेज़ हैं या पैथोफिजियोलॉजी है, और हाइपोथायराइडिज्म जो साइनस सिम्टम्स होते हैं बॉडी के ऊपर वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम हाइपोथायराइडिज्म की जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाइपोथायराइडिज्म की मेडिकल मैनेजमेंट में देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज टू रीस्टोर अ नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट बाय रिप्लेसिंग द मिसिंग हार्मोन। ऑब्वियसली ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर उनका इफेक्ट होता है। सो ऑब्वियसली पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को के ऊपर इफेक्ट है इनका। सो ऑब्वियसली यही हमारी कोशिश होती है कि हम अपना जो एक नॉर्मल मेटाबॉलिक स्टेट है उसे रिस्टोर करें। कैसे कर सकते हैं बेटा? पहले फार्माकोलॉजिक थेरेपी देख लेते हैं। सिंथेटिक लेवोथायरॉक्सिन, इट इज द प्रेफर्ड प्रिपरेशन फॉर ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म एंड सप्रेसिंग नॉन टॉक्सिक गोइटर्स। The dosage for hormone replacement is based on the patient's serum thyroid stimulating hormone concentration. If replacement therapy is adequate, the symptoms of myxedema disappear and normal metabolic activity is resumed. सिंथेटिक जो प्रोडक्ट है लेवोथायरॉक्सिन के नाम से आती है, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड प्रिपरेशन है जो कि हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ग्वाइटर होगा उसे सप्रेस कर देगी और ऑब्वियसली यही है, डिपेंड करेगा। पहले हम पेशेंट का सीरम लेवल चेक कर लेंगे, जिस हिसाब से डिफिशिएंसी होगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और ऑब्वियसली बेसिकली डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अगर हम उसे रिप्लेस कर देंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी रिज्यूम हो जाएगी। उसके बाद बेटे प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिसफंक्शन। हार्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, डिसफंक्शंस से प्रिवेंट करना है। मतलब जाहिर है कार्डियक एक्टिविटी ये जो कॉम्प्लिकेशन है दिस इज़ नॉट एन ईजी कॉम्प्लिकेशन के ऑब्वियसली फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उस तरफ अपने पेशेंट को जाने से पहले ही प्रिवेंट कर लें। सो एनी पेशेंट हु हैज़ हैड हाइपोथायराइडिज्म for a longer period of time is almost certain to have elevated सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, अथीरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि हाइपोथायराइडिज्म बहुत लंबे अरसे के लिए उसे रहा हो तो ज़्यादातर उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, अथीरोस्क्लेरोसिस मिल सकता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की कंप्लेंट्स उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। रीज़न क्या है? ये थोड़ा सा आपको इंटरेक्शन दिखाने की कोशिश की है मैंने कि थायराइड हार्मोन का कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ क्या लिंक है। देखिए सबसे पहले थायराइड हार्मोन से T3 T4 जो कि थायराइड के बेसिकली हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, तो उनका हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है? सबसे पहले तो ये कि वो हार्ट रेट के ऊपर उनका इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। और अगर जाहिर है
हाइपोथायराइडिज्म होगा, उसका हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट है, उस तरह से प्रॉपरली कार्डियक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी और हार्ट विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द बॉडी। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोनरी आर्टरी स्टीनोसिस के, यानी ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि ऐसे पेशेंट्स में आपको लिपिड प्रोफाइल भी ज़्यादा मिलेगा पेशेंट्स का। सो बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जब आके वो लिपिड अक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो कोरोनरी आर्टरी स्टीनोसिस एक तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है। इसके अलावा जो T3 T4 है उसका ब्लड वेसल्स के ऊपर भी इफेक्ट है। स्मूथ मसल्स की जो बेसिकली आपको पता है कि इनका काम ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इस तरह से जो एंडोथीलियम स्पेशली आपको पता है उसका काम है पूरा जो एक्सपेंड करना और ये सारी चीज़ें, जब वो स्मूथ मसल के ऊपर ब्लड के इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है ना बेटा, बेसिकली एंडोथीलियल की डिसफंक्शनिंग होती है, जो बेसिकली उसकी जो इलास्टिसिटी है उस पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म होती है। और जब आपको पता है इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, स्पास्टिक ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, तो उनके अंदर प्रेशर जो होता है ब्लड का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज सिंपली कॉल्ड हाइपरटेंशन। और प्लस T3 एंड T4 का इफेक्ट है कि वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट है ना बेटा। सो लिपिड के मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक्ट अपॉन होते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा लिपिड का। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं T3 T4 की डिफिशिएंसी है, तो लिपिड्स का जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगा तो लिपिड्स तो वो ब्लड के अंदर ही अक्यूमुलेट होता रहेगा ना, तो वो वेसल्स के अंदर जब अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो वो वेसल्स में थ्रोम्बोसिस बना देगा। दिस विल आल्सो डायरेक्टली रिलेट टू द कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। सो डायरेक्टली भी थायराइड हार्मोन का इफेक्ट है हार्ट रेट के ऊपर और कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस के ऊपर, प्लस ये ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करके एक तो हाइपरटेंशन भी कॉज करते हैं इलास्टिसिटी खत्म करके, और दूसरा जब लिपिड के मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लिपिड भी अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। तो देखें सिर्फ एक नहीं 3-4 डिफरेंट फिनोमिना इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में हार्ट डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। प्रिवेंशन ऑफ मेडिकेशन इंटरेक्शन, यानी पेशेंट्स को हम डिफरेंट मेडिकेशंस दे रहे हैं तो उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि एक दूसरे के साथ वो काउंटर एक्ट ना कर जाए, एक दूसरे के साथ कोई उनके साइड इफेक्ट्स आपके सामने ना आना शुरू हो जाए। सो प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरेपी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन विद अदर मेडिकेशंस। हमने थायराइड हार्मोन पेशेंट को सिंथेटिकली देने हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पेशेंट कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रहा पहले से, और अगर ले रहा है तो हमें इस चीज़ को लुक आफ्टर ज़रूर करना है कि थायराइड हार्मोन का उन मेडिसिन के साथ क्या इंटरेक्शन है। थायराइड हार्मोन्स में इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, so adjustment in the dosage of insulin or oral antibiotic is necessary, anti-diabetic agent is necessary। देखें थायराइड हार्मोन सिंथेटिकली अगर आप दे रहे हैं, थायराइड हार्मोन का आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर जाके ये एक्ट अपॉन होगा। सो आपको देखना पड़ेगा पेशेंट की इंसुलिन हो या फिर वो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स के ऊपर हो, उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बेटे द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन में बी इंक्रीज्ड बाय फिनेटोइन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स। इसी तरह से थायराइड हार्मोन में ऑल्सो इंक्रीज द फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स, एंटीकोगुलेटिक एजेंट एंड इंडोमेथासिन। इन मेडिकेशंस का इफेक्ट थायराइड हार्मोन की प्रेजेंस में बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ऑब्वियसली इसकी डोज को हमें कम करना पड़ेगा। बोन लॉस एंड ऑस्टियोपोरोसिस में ऑल्सो अकर विद थायराइड थेरेपी। They are likely to cause respiratory depression, so patient must be monitored closely for signs of impending narcosis or respiratory failure। ओके बाकी इनका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये तो बड़ा ये ऐसा साइड इफ़ेक्ट है। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब ये है कि वो आपकी जो एबिलिटी है ऑफ ब्रीदिंग, यानी बेसिकली वो जाके लंग्स के ऊपर एक्ट करता है। उसकी जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं जिनके थ्रू लंग्स जो एक्सपेंड और रिलैक्स कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी इसके इफेक्ट्स है। सो ऑब्वियसली जो पेशेंट थायराइड हार्मोन थेरेपी के ऊपर है उसे क्लोजली हमें मॉनिटर करना होगा कि वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की तरफ ना जाए। Supportive therapy beta in severe hypothyroidism and myxedema coma management include maintaining vital function. Arterial blood gases may be measured to determine carbon dioxide retention and to guide the use of assisted ventilation to combat hypoventilation। सपोर्टिव थेरेपी अगर किसी को सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की सिचुएशन के अंदर पेशेंट मौजूद है तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा उनके
वाइटल फंक्शंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, एबीजीज करवाएंगे, देखेंगे कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी में रिटेन नहीं कर रही। इसके अलावा जाहिर है अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करती है तो हमारी बॉडी सबसे पहले उसकी कंपनसेशन के लिए हाइपरवेंटिलेट होना शुरू होती है, यानी तेज़ पेशेंट का ब्रेन को सिग्नल जाता है, तेज़ पेशेंट सांस लेना शुरू कर देता है पहले स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना चाहता है। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली ये बात पहले भी समझाई थी, कंपनसेशन एक हद तक होती है, उसके बाद हमारी बॉडी थक जाती है तो फिर पेशेंट जो है बहुत हाइपोवेंटिलेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब वो हाइपोवेंटिलेशन की तरफ जाने लगता है तो ऑब्वियसली उसे ज़रूरत होती है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की। बाकी पल्स ऑक्सीमेट्री ऑब्वियसली इट विल बी हेल्पफुल देखने के लिए कि हमारी ऑक्सीजन की सैचुरेशन उसके ब्लड में इस वक्त कितनी है। फ्लूइड्स जो है बेटा वो हमेशा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, बट बहुत एहतियात के साथ। पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड कभी भी नहीं होने देना, और एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट इज अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्रीजेज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वी ऑल नो। सो पेशेंट को ऑलरेडी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है उसका इस वक्त, होम्योस्टेसिस बेसिकली डिस्टर्ब हुआ है। सो एक्सटर्नली हम बॉडी को हीट अप नहीं करते, कोई भी हीटिंग पैड वगैरह अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उससे बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फर्दर बढ़ जाती है। इफ हाइपोग्लाइसीमिया इज एविडेंट, ऑब्वियसली आप देख रहे हो पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल चेक किया है, अगर आपने देखा हाइपोग्लाइसीमिया भी हो रहा है तो देखिए जिस तरह हाइपर हो सकता है बेटा ड्यू टू चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म, इसी तरह से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। सो concentrated glucose it may be prescribed to provide glucose without precipitating fluid overload. Thyroid hormone, usually synthyroid, it is administered intravenously until consciousness is restored if myxedema has progressed to myxedema coma. तो ऑब्वियसली अगर आप उसको थायराइड हार्मोन आईवी हम लगाएंगे, पेशेंट हमारा मैक्सिडेमा कोमा की तरफ चला गया है ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म, जब आपने उसको एडमिनिस्टर कर दिया आईवी तो हमारा पेशेंट दोबारा से अपना कॉन्शियस लेवल गेन करना शुरू कर देता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है बेटा? नर्सिंग मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले तो अपने पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉडिफाई करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्टिविटी और हर चीज़ का इफ़ेक्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है, और मेटाबॉलिज्म का इफ़ेक्ट आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। सो पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म एक्सपीरियंस डिक्रीज्ड एनर्जी एंड मॉडरेट टू सीवियर lethargy as a result. The risk for complications from immobility increases. A major role of the nurse is assisting with care and hygiene while encouraging the patient to participate in activities within established tolerance level. अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में हूँ? तो प्लीज़ यहाँ सिर्फ मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि मैं बोलती रहूँ आप सुनते रहें। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही आपने मुझसे पूछनी है। ओके, एक तो एक्टिविटी का जाहिर है पेशेंट एक्टिविटी नहीं करेगा तो दोनों तरह से, एक तो उसकी टोन, मसल्स की टोन भी आपको पता है जो डिस्ट्रोफी होना शुरू हो जाती है वो भी है, प्लस हमने अपने पेशेंट को अगर लेथार्जी है या वीक है जो भी है उसको बिल्कुल बेड की तरफ तो नहीं लेके जाना ना, उसकी एक्टिविटी को हमने बढ़ाना है। इसके अलावा बेटा उसका फिजिकल स्टेटस मॉनिटर करना है, यानी दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पेशेंट के वाइटल साइंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें। उसका कॉग्निशन लेवल किस किस्म का है, कॉन्शियसनेस आपको पता है पेशेंट मैक्सिडिमा में है, मैक्सिडिमा कोमा में जा सकता है, तो इसलिए उसका कॉग्निटिव लेवल भी आपने चेक करना है। कैसे पता लगेगा? सिंपली यही है कि उसकी कोई फिजिकल या मेंटल स्टेटस में आपको कोई डिटोरिएशन नज़र आ रही है। बाकी साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेटिंग दैट ट्रीटमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द मेटाबॉलिक रेट exceeding the ability of the cardiovascular and pulmonary system to respond, continued limitation or complication of myxedema. बाकी physical comfort उसका आपने promote करना है। The patient often experiences chilling and extreme intolerance to cold. Extra clothing and blankets are provided. जो मैंने आपको पहले बताया, हाइपोथायराइडिज्म में हम पढ़ चुके हैं कि पेशेंट को शिवरिंग होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बॉडी में स्लो है ना, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो अल्टीमेटली उसे सर्दी लगेगी और वो बिल्कुल भी कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वही अभी जो आपको बताया हीटिंग पैड अप्लाई नहीं करने, आपने एक्स्ट्रा क्लोथिंग और ब्लैंकेट्स उसको जो है प्रोवाइड करें ताकि वो सर्दी से बच सके। हीटिंग पैड्स और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स अवॉइड करना है, पहले आपको बता दिया ड्यू टू पेरिफेरल वेजोडाइलेशन बॉडी से फर्दर हीट लॉस होगी, वस्कुलर कोलैप्स हो सकते हैं। एडिशनली पेशेंट कुड बी बर्न बाय दीज आइटम्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट बिकॉज ऑफ डिलेड रिस्पॉन्सेज एंड डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस।
इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को. द पेशेंट विद मॉडरेट टू सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्सपीरियंस सीवियर इमोशनल रिएक्शंस टू चेंजेस इन अपीयरेंस एंड बॉडी इमेज. द फैमिली एंड फ्रेंड्स में हैव लेबल्ड द पेशेंट मेंटली अनस्टेबल, अनकोऑपरेटिव और अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज. देखें, अब घर वालों को तो नहीं पता होता, तो सम टाइम फैमिली फ्रेंड्स ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं. उनको तो नहीं पता इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो डाउन होने की वजह से वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, या फिर वो इस तरह की मेंटल इनस्टेबल कंडीशन में इस वजह से हैं कि उनका बेसिकली थायराइड के हार्मोन्स डेफिसिट है. तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली और फ्रेंड्स इस तरह की बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए और फैमिली मेम्बर के लिए. द पेशेंट एंड फैमिली may require assistance and counseling to deal with the emotional concern and reactions that result. This was all about the hypothyroidism. मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, फार्माकोलॉजी, वो सिंथेटिक मेडिकेशंस ही हैं आपको जो मैंने बताया, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, और नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब हम आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से की तरफ. नाम से समझ आ रहा है कि इस सिचुएशन में आपके जो थायराइड के हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो बॉडी में या आपके ब्लड में उसका लेवल ज़्यादा होगा. हाइपरथायरॉयडिज्म इज द सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट एंडोक्राइन डिसऑर्डर आफ्टर डायबिटीज मेलाइटस. कॉजेस क्या है बेटा? ग्रेविस डिजीज, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव आउटपुट ऑफ थायराइड हार्मोन कॉज्ड बाय एबनॉर्मल स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स. यानी बॉडी में कुछ ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज आप उन्हें कह सकते हैं, वो बॉडी में मूव कर रही होती हैं ब्लड में, कि वो स्टिमुलेट करती रहती हैं थायराइड हार्मोन को, आकर के वो जी हार्मोन रिलीज करें. तो इसलिए जाहिर है उसको तो स्टिमुलेशन ही चाहिए ना. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है वो आके थायराइड हार्मोन पे ऐड करता है, तो ही थायराइड हार्मोन जो है वो हार्मोन रिलीज करता है. तो यही काम एंटीबॉडीज करना शुरू कर देती हैं जो ब्लड में घूम रही हैं. वो आके थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करती रहती हैं कि जी थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी है ब्लड में, आप हार्मोन रिलीज करें. तो वो एक्सेसिव, जाहिर है एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा एक्सेसिवली जब उसको स्टिमुलेशन मिलता रहेगा तो वो एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है. और इसी सिचुएशन को हम ग्रेविस डिजीज, जो मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपरथायराइडिज्म की, दैट इज ग्रेविस डिजीज. तो वो इस वजह से होती है कि कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ही ये चला जाता है, क्योंकि हमारी कुछ एंटीबॉडीज हैं जो कि एबनॉर्मली हमारी बॉडी में मूव कर रही हैं और वो स्टिमुलेट कर रही हैं हमारे थायराइड हार्मोन को टू रिलीज द थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज द हार्मोन. होता क्यों है, किस वजह से हो सकता है बेटा? इसके पीछे मतलब फिर कॉजेज भी हैं कि ये इम्यूनोग्लोबिन कहाँ से आ गई हैं. इट में अपेयर आप कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल शॉक पेशेंट को मिले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए कोई, लेकिन एग्जैक्ट जो सिग्निफिकेंस है इस रिलेशनशिप की कि इस शॉक का इम्यूनोग्लोबिन रिलीज से क्या ताल्लुक है या स्ट्रेस या इन्फेक्शन का, वो अभी तक अंडर स्टडी है, अभी तक समझ नहीं आ सका. इसके अलावा कुछ और कॉमन कॉजेज होती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, वो बेटा थायरॉयडाइटिस है, यानी थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन, और थायराइड हार्मोन की ज़्यादा एक्सेसिवली इंजेक्शन हो जाए. जैसे मैंने आपको कॉजेज में बताया था, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है. इसी तरह से हो सकता है कोई पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का हो और उसको जाहिर है एक स्पेसिफिक अमाउंट में सिंथेटिकली थायराइड हार्मोन इंजेक्ट किए जा रहे हैं, तो अगर वो एक्सेसिवली इंजेक्ट हो जाए बॉडी में तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है. हाइपरथायरॉयडिज्म की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स और उनकी जो सीवियरिटी है, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन कि कितना टाइम हो गया है, कितना ड्यूरेशन गुजर चुका है थायराइड हार्मोन को बॉडी में एक्सेसिव हुए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, या हाइपरथायरॉयडिज्म की सिचुएशन में हमारी बॉडी कितनी देर से है. फिर हर पेशेंट में वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर पेशेंट में ये चीज़ें वेरी करती हैं. बाकी बेटा नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी आएगी पेशेंट में, पल्पिटेशंस और टैकीकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस और इंक्रीज्ड स्वेटिंग, ट्रेमर यानी थोड़ा ट्रेमर जिसे कहते हैं, जिसे शेकिंग होती है बॉडी की, वेट लॉस या गेन हो सकता है, एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बॉबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगी तो वैसे डायरिया होगा, लोअर लेग्स की स्वेलिंग है, सडन पैरालिसिस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है विद एक्सर्शन अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, डिक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो, impaired fertility and sleep disturbances including insomnia, यानी बिल्कुल ही नींद ना आना. ये आपको पिक्टोरल थोड़ा सा दिखाया, वही चीज़ें सारी. हीट इंटॉलरेंस है, फाइन स्ट्रेट हेयर, बल्जिंग ऑफ आईज, देख रहे हैं आप कैसे बल्ज आउट हुई है आईज, फेशियल फ्लैशिंग, enlarged thyroid, टैकीकार्डिया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, वेट लॉस है, मसल वेस्टिंग है, लोकलाइज्ड एडिमा है, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, एमिनोरिया भी हो सकता है, डायरिया है, ट्रेमर्स हैं और फिंगर क्लैपिंग.
इसके बाद देख लेते हैं असेसमेंट पेशेंट की किस तरह से करनी है। द थायराइड ग्लैंड इनवेरिएबली इज इन लार्ज टू सम एक्सटेंट। थायराइड ग्लैंड क्यों लार्ज होगा? जाहिर है उसको इतना ज़्यादा स्टिमुलेट किया जा रहा है, एक्सेसिवली उसकी स्टिमुलेशन हो रही है और वो कंटिन्यूसली हार्मोन प्रोड्यूस किए जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो इनलार्ज हो जाता है। सॉफ्ट होगा और पल्सेट हो सकता है। अ थ्रिल ऑफन मे बी पल्पेटेड। अगर हम हाथ रखें तो हमें एक पल्पेशन फील हो सकती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और अगर हम उससे यूज़ करें स्टेप से साउंड सुने तो एक ब्रूट की साउंड हमें सुनाई देगी। थायराइड की जो आर्टरीज हैं जिनमें से ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे। ये साइन किस वजह से होते हैं बेटा? इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से, क्योंकि आपको बार बार बताया है ये बात कि एक तो ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और फिर अगर वो ज़्यादा एक्टिविटी करना शुरू करता है तो ऑब्वियसली ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं और फिर उसकी तरफ ब्लड सप्लाई मज़ीद बढ़ा दी जाती है। एडवांस केसेस में क्यों अगर इससे फर्दर हम एडवांस केस में जाएँ, यानी डायग्नोसिस अगर सिम्टम्स को ज़ाहिर है हमने देख लिया, उसके अलावा बेटा सीरम आपके हार्मोन्स को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो वो जो आयोडीन अपटेक है वो भी ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड्स को ज़्यादा लेना शुरू कर देगा आयोडीन को, क्योंकि उसमें हार्मोन्स बनाने हैं, सो आयोडीन अपटेक भी आपको ज़्यादा मिलेगा बाय द थायराइड ग्लैंड। मैनेजमेंट अब क्या है इसकी बेटा? हाइपरथायराइडिज्म की ऑब्वियसली गोल तो हमारा यही है कि हम जो थायराइड ग्लैंड की जो हाइपर एक्टिविटी हुई हुई है, वो जो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ है, उसे हम रिड्यूस करें एक्टिविटी को, ताकि हमारे पेशेंट के अंदर से ये जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं इनसे उसको रिलीफ मिल जाए। और ऑब्वियसली सबसे पहला गोल इसमें यही है कि जो कॉज है इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस की, उसे हम रिमूव करें। ट्रीटमेंट अल्टीमेटली इट विल डिपेंड अपॉन द कॉज ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म एंड मे रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेराप्यूटिक अप्रोचेस। अच्छा समर, ठीक है, मैं स्पीड में आ गई हूँ। ओके, थायराइड ग्लैंड मैंने असेसमेंट आपको बता दी कि ज़ाहिर है हम अपनी आंखों से देख लेंगे, हमें वो इनलार्ज मिलेगा, उसका रीज़न आपको बता दिया। पल्पेशन फील होंगी, थ्रिल फील होगा अगर हम हाथ लगाएंगे, अपना स्टेथोस्कोप से हम चेक करेंगे तो ब्रूट साउंड आपको ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मिलेगी। बाकी हमने देख लिया ब्लड में हमारा लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको T4 का, और ओब्वियसली आयोडीन अपटेक जो है ग्लैंड की तरफ से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसने आयोडीन को ही तो लेके आपका हार्मोन तैयार करना है T3 T4। और बाकी मेडिकल मैनेजमेंट अल्टीमेटली गोल सबसे पहले यही है, हाइपरथायराइडिज्म है, हमारे पेशेंट को सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी को ख़त्म करें, ताकि हमारे पेशेंट के जो साइन सिम्टम आ रहे हैं उससे उसको छुटकारा मिले। और बेटा यही है कि कॉज को पहले आइडेंटिफाई करें और उसे ट्रीट करें, क्योंकि वही बात जो हमेशा से आपको समझाते आए हैं, डिजीज़ में सबसे पहला काम ही यही होता है कि उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करके ख़त्म करें। आप पेशेंट को ट्रीट करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डिजीज़ अपनी जगह मौजूद रहेगी। हाँ, अगर आप कॉज को ट्रीट कर देंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ कुछ थेराप्यूटिक अप्रोचेस भी आपको यूज़ करना पड़ सकती हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या है बेटा? टू फॉर्म्स ऑफ फार्माकोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म एंड कंट्रोलिंग एक्सेसिव थायराइड एक्टिविटी, यानी जो हमारा थायराइड ग्लैंड है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ ऑफ इरेडिएशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेडियो आइसोटोप I123I and 131I फॉर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन द थायराइड ग्लैंड। ये बेसिकली बेटा रेडियो आइसोटोप कैप्सूल्स की फॉर्म में होता है, इसमें ये रेडिएशन आपको देनी नहीं पड़ती। आप जैसे ही आपका पेशेंट ये इंजेस्ट करेगा तो आपकी बॉडी में इससे कुछ रेडियो आइसोटोप्स रेडिएशन निकलना शुरू होंगी, जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी और थायराइड ग्लैंड के जो थोड़े से उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ है। इसके अलावा बेटे एंटी थायराइड मेडिकेशंस हैं दैट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन एंड अदर एजेंट्स दैट कंट्रोल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। यही दो ऑप्शंस हैं, एक तो हमने रेडिएशन के थ्रू थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डाल दिए, तो अल्टीमेटली अब वो T3 T4 की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देगा। दूसरा वो जो एक पाथवे था उस पे हमने एक्ट कर दिया, हमने एंटी थायराइड मेडिकेशन देना शुरू कर दी, जो कि बेसिकली हमारे थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है जी। और थायराइडेक्टमी जो है इट इज़ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। जाहिर है मेडिकेशन से जो चीज़ें की जाती हैं वो आपकी फार्माकोलॉजी में आ गई, और अगर हमें थायराइडेक्टमी करनी पड़ेगी दैट वुड बी द सर्जिकल अप्रोच। अच्छा, रिकरेंट हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? यानी बार बार कुछ लोगों को हाइपरथायराइडिज्म हुआ, ठीक
ट्रीट कर दिया फिर से हो गया, तो ये चीज़ें क्या होती हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। नो ट्रीटमेंट फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस इज विदाउट साइड इफेक्ट्स एंड ऑल 3 ट्रीटमेंट्स, वेदर हम उसे रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दें, एंटी थायराइड मेडिकेशंस दें या फिर सर्जरी करें, यही 3 तरीके अभी तक हमने आपको पढ़ाए ना हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए। सो किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट हो, दे शेयर द सेम कॉम्प्लिकेशंस यानी रिलैप्सेस और रिकरेंट हाइपरथायराइडिज्म एंड परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म, यानी ये तीनों ट्रीटमेंट अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सम टाइम हमें कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आ जाती हैं, जैसे रिलैप्स यानी बार बार हाइपरथायराइडिज्म का हो जाना, या फिर परमानेंटली पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है। The rate of relapse increases in patients who had very severe disease, a long history of dysfunction, ocular and cardiac symptoms, large goiter, and relapse after previous treatment. यानी मोस्ट कॉमन ये है ऐसे पेशेंट जो बहुत लंबे अरसे तक इस सिचुएशन में रहे हाइपरथायराइडिज्म में और वो इंतज़ार करते रहे कि ठीक है जी हम ठीक हो जाएंगे, पेशेंट के डॉक्टर के पास नहीं गए, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनके अंदर ये इतने सारे प्रॉब्लम यानी कार्डियक डिसफंक्शंस आ गए, गोइटर डेवलप हो गए, तो ऐसे पेशेंट में रिलैप्सेस ज़्यादा होते हैं। द रिलैप्स रेट आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी डिपेंड्स अपॉन द डोज विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट। Patient receiving a lower dose of radioactive iodine are more likely to require subsequent treatment than those being treated with a higher doses. Hypothyroidism occur in almost 80% of the patients at 1 year and in 90% to 100% of the patients by 5 years for both the multiple लो डोज एंड सिंगल हाई डोज मेथड्स। ठीक है, यानी 80% ऑफ पेशेंट में तकरीबन 1 साल के बाद और 90 to 100% ऑफ पेशेंट में तकरीबन 5 साल के बाद हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, वेदर उन्होंने एक सिंगल हाई डोज ली हो या फिर उन्होंने मल्टीपल लो डोजेस ली हो। और हमें ये भी समझ आ गया कि रिकरेंट हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली होता क्या है, और तीनों किस्म की जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं उनमें चांसेस होते हैं कि पेशेंट को रिकरेंट हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर परमानेंटली हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है हाइपरथायराइडिज्म की? सबसे पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है जाहिर है, सो सबसे पहले पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस आपने इम्प्रूव करना है। हाइपरथायराइडिज्म अफेक्ट्स ऑल बॉडी सिस्टम्स इंक्लूडिंग द gastrointestinal system. The appetite is increased but may be satisfied by several well-balanced meals of small size. Food and fluids are selected to reduce diarrhea, to replace fluid loss through diarrhea and diaphoresis, यानी excessive sweating. Rapid movement of food through the GI tract may result in nutritional imbalance. Obviously, अगर बेशक भूख ज़्यादा लग रही है, पेशेंट खाना ज़्यादा खा रहा है, लेकिन क्या होता है कि GI ट्रैक की मूवमेंट इतनी तेज़ी से होती है, हम खाते किस लिए हैं बेटा? बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब होने के लिए ना, तो वो इतना ज़्यादा तेज़ी से GI ट्रैक से मूव कर जाता है कि उसके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस बॉडी में होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से फर्दर पेशेंट का वेट लॉस होगा। हाई कैलोरी हाई प्रोटीन फूड्स इंकरेज की जाती हैं ताकि एनर्जी ज़ाहिर गेन कर सकें। A quiet atmosphere during meal time may aid digestion. Weight and dietary intake are recorded to monitor nutritional status. Enhancing coping measures. The patient with hyperthyroidism and family member, they need reassurance that the emotional reactions being experienced, they are basically the result of disorder, and that with effective treatment, those symptoms will be controlled. It is important to use a calm, unhurried approach with the patient. Stressful experiences are minimized. The environment is kept quiet and uncluttered. जिस तरह से हाइपोथायराइडिज्म में आपके पेशेंट को आपकी काउंसलिंग की, फैमिली मेम्बर को आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो इमोशनल रिएक्शंस आप फेस कर रहे हैं या आपका पेशेंट फेस कर रहा है, ये बेसिकली इस डिसऑर्डर की वजह से, और अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो
जाएगा। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताने की उन्हें ज़रूरत है। अब बाकी पेशेंट की सेल्फ स्टीम इम्प्रूव करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। द हाइपरथायरॉइड पेशेंट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस चेंजेस इन अपीयरेंस, एपेटाइट एंड वेट. These factors, along with the patient's inability to cope well with family and the illness, it may result in loss of self-esteem. Obviously, अगर उसका इस तरह से वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा या गेन हो जाएगा, एपिटाइट चेंज हो रही है, बॉडी की शेप अपीयरेंस चेंज होती है, साथ साथ उसकी जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें पेशेंट की सेल्फ स्टीम को लेट डाउन करती हैं. The nurse conveys an understanding of the patient's concern about these problems and assists the patient to develop effective coping strategies. If changes in appearance are very disturbing to the patient, mirrors may be covered or removed, and instruct the family members to avoid bringing these changes to the patient's attention. If the patient experiences eye changes secondary to hyperthyroidism, वो जो मैंने आपको बताया ना bulging out हो जाती है eyes, तो obviously उसमें फिर आपको eye care की बहुत ज़रूरत है, आइज़ की प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऑइंटमेंट्स यूज़ करवाएं, ड्रॉप्स यूज़ करवाएं, ताकि उसका जो कॉर्निया है उसको ड्राइनेस से स्पेशली आप प्रिवेंट कर सकें और प्लस प्रोटेक्ट भी कर सकें. The patient may be embraced by the need to eat large meals. Therefore, the nurse arrange for the patient to eat alone if desired and avoid commenting on the patient's large dietary intake while making sure that the patient receives sufficient food. देखिए उसको भूख ज़्यादा लग रही है, बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसके बावजूद, तो अगर वो बहुत ज़्यादा खाना एक टाइम में बैठ के खाएगा तो कोई भी उसको पॉइंट आउट कर सकता है या वो खुद से एम्बेरसमेंट फील कर सकता है. तो उसके लिए कोशिश करनी है कि पेशेंट को सफिशिएंट डाइट मिले, उसको अकेले में आप खाना खाने दें ताकि वो रिलैक्स होकर खाना खाए. बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस ज़ाहिर है हो रही है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है इस वजह से. सो पेशेंट विद हाइपरथायरॉइडिज्म फ्रीक्वेंटली फाइंड अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर टू वार्म बिकॉज ऑफ एन एग्जेजरेटेड मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन. जैसे हाइपो में उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, ऐसे उसे अपने इर्द गिर्द का माहौल हाइपरथायरॉइडिज्म में, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसे सारा टेम्परेचर है अपने रूम का बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी. सो नर्स मेंटेन द एनवायरनमेंट at a cool, comfortable temperature and changes bedding and clothing as needed. Cool baths and cool or cold fluids may provide relief. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस जो ऐसे पेशेंट्स को हो सकती हैं, सबसे पहले उन्हें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए, उससे हम उसे प्रिवेंट कर सकें. और हो गया तो जाहिर है उसे मैनेज करना ज़रूरी होगा. द नर्स क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट विद हाइपरथायरॉइडिज्म फॉर साइन एंड सिम्टम दैट मे इंडिकेट ऑफ थायरॉइड स्टॉर्म. Cardiac and respiratory function are assessed by measuring the vital signs and cardiac output, ECG monitoring, arterial blood gases, and pulse oximetry. Assessment continues when treatment is initiated because of the potential side effects on cardiac function. ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते रहेंगे ताकि पेशेंट को आपकी हाइपोक्सिया ना हो, टिश्यूज़ की परफ्यूजन बढ़े और वो अपनी जो हाई मेटाबॉलिज्म हुआ है बॉडी का, उसकी जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड वो बॉडी में पूरी होती रहे. IV fluids may be necessary to maintain blood glucose level and to replace the lost fluids. If shock develops, treatment strategies must be implemented. ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाएंगी तो उसे ट्रीट भी करना है, तो अगर शॉक में चला जाता है पेशेंट तो अल्टीमेटली आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट रिजीम्स यूज़ करनी है. सो हाइपरथायरॉइडिज्म समझ आ गया आपको. फिर मैंने आपको रिकरेंट हाइपरथायरॉइडिज्म भी पढ़ा दिया. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थायरॉइडाइटिस की तरफ. नाम जो समझ आ रहा है, दिस इज बेसिकली द इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. थायरॉइडाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. ये बेटा एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है. बट किसी भी टाइप का थायरॉइडाइटिस हो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड. पहले एक्यूट थायरॉइडाइटिस देख लेते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं. Acute thyroiditis is rare disorder which is caused by infection of the thyroid gland by bacteria, fungi, mycobacteria or parasites. Staphylococcus aureus or other staphylococci are the most common causes. फिर clinical manifestation and assessment है. कॉजेज हमें समझ आ गई एक्यूट थायरॉइडाइटिस की. एक तो ये रेयर है और सिंपल क्या है, इन्फेक्शन है थायरॉइड ग्लैंड का. किस वजह से होता है, पैरासाइट, बैक्टीरिया या फंगस की वजह से. स्टेफिलोकोकस और स्टेफिलोकोकस ये दोनों मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं एक्यूट थायरॉइडाइटिस के.
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होगा, आप किस तरह से पेशेंट के ज़ाहिर साइन सिम्टम के थ्रू ही उसे असेस करेंगे। तो बेटा इन्फेक्शन टिपिकली कॉजेज एंटीरियर नेक पेन, फ्रंट पे थायराइड ग्लैंड फ्रंट पे मौजूद है ना, नेक के एंटीरियरली, वहाँ पेन होगा, स्वेलिंग होगी, फीवर है, ज़ाहिर इन्फेक्शन है तो फीवर ज़रूर होगा। डिस्फेजिया, जब स्वेलिंग होगी नेक में तो स्वॉलोइंग में तो प्रॉब्लम होगा ना, दर्द होगा। डिस्फेजिया दैट इज कॉल्ड डिस्फोनिया, यानी आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फेरेंजाइटिस और फेरेंजियल पेन इज ऑफन प्रेजेंट, थायराइड ग्लैंड के साथ फेरिंग्स भी मौजूद है, वॉइस बॉक्स तो इतना क्लोज मौजूद है, एक ऑर्गन को इन्फेक्शन है तो अल्टीमेटली फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, तो होगा तो ऑब्वियसली फेरेंजियल पेन भी होगा। एग्जामिनेशन में रिवील वार्मथ, एरिथीमा यानी रेडनेस नजर आएगी और टेंडरनेस, पेनफुल थायराइड ग्लैंड होगा। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट थायराइडाइटिस सिंपली इंक्लूड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट. सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज मे बी नीडेड इफ एन एब्सेस इज प्रेजेंट. अगर उसके साथ कोई एक्यूमुलेशन भी होगी, फ्लूइड की एक एब्सेस बन गया है, तो हमें सर्जिकली उसे इंसाइड करके ड्रेन करना पड़ सकता है, अदरवाइज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, दे आर इनफ. फिर आते हैं बेटे सब एक्यूट थायराइडाइटिस की तरफ. सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो है, इट मे बी सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस थायराइडाइटिस, ये इसके नाम है। आपको मैंने उस दिन भी समझाया था कि हर चीज़ के आपको नाम याद रखने हैं। या फिर एक और इसका नाम है डी क्वेरवेंस थायराइडाइटिस, या फिर पेनलेस थायराइडाइटिस, या साइलेंट थायराइडाइटिस, और सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस, ये सारे इसके नाम हैं, आपको ज़रूर याद होने चाहिए। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, इसमें भी बेटा पेनफुल स्वेलिंग होगी एंटीरियर नेक पे, जो कि 1 से 2 महीने तक लास्ट करेगी। क्यों? क्योंकि एक्यूट आपको पता है बड़ा सडन ऑनसेट होता है, क्रॉनिक हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उसके बीच की सिचुएशन है। और पेन जो होगा स्पॉन्टेनियसली खुद ही से डिसअपियर भी हो सकता है। इट ऑफन फॉलोज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूजुअली इसके साथ साथ आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। थायराइड ग्लैंड जो है आपका वो इनलार्ज होगा, बड़ा हुआ होगा, बट सिमेट्रिकली, और पेनफुल होगा। द ओवरलाइंग स्किन इज ऑफन रेडन एंड वार्म, swallowing may be difficult and uncomfortable. Irritability, nervousness, insomnia, weight loss, manifestation of hyperthyroidism are common, and many patients experience chills and fever as well. ट्रीटमेंट इसकी यही है कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है। उसके लिए हम ज़्यादातर पेशेंट को एंसिड्स देते हैं, ताकि जो इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल हो और पेन भी रिलीफ हो। एस्प्रिन अवॉइड की जाती है इफ सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म अकर, बिकॉज एस्प्रिन डिस्प्लेसेस द थायराइड हार्मोन फ्रॉम इट्स बाइंडिंग साइट एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन। ऑब्वियसली अगर हम हाइपरथायराइडिज्म के साइन सिम्टम भी साथ साथ देख रहे हैं तो एस्प्रिन नहीं देंगे, क्योंकि एस्प्रिन का काम है बाइंडिंग साइट से हार्मोन्स को रिलीज करवाना, थायराइड हार्मोन को। तो ऑलरेडी पेशेंट हाइपर में है, ऊपर से अगर बाइंडिंग साइट से भी हार्मोन निकल के ब्लड में आना शुरू हो गए तो सोचें कि कहाँ तक बात पहुँच जाएगी। बीटा ब्लॉकर एजेंट्स जैसे कि इंडिरोल may be used to control the symptoms of hyperthyroidism. In more severe cases, oral corticosteroids may be prescribed to reduce the swelling and relieve the pain. Painless thyroidism often occurs in the postpartum period and is thought to be an autoimmune process. Usually जो सब एक्यूट थायराइडाइटिस होता है ये बेसिकली ज़्यादातर पोस्टपार्टम पीरियड में होता है, और इसका रीज़न कोई नहीं है, वही ऑटोइम्यून होता है बेसिकली ये प्रोसेस, यानी आपकी बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं जो आप ही के जो थायराइड ग्लैंड है उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती हैं। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म आर पॉसिबल। ट्रीटमेंट यही है कि हमने सिम्टम्स को रिलीव करवाना है, जाहिर है, एंड ईयरली फॉलोअप इज रिकमेंडेड टू डिटरमिन द पेशेंट नीड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट हाइपोथायराइडिज्म। थर्ड वन आता है बेटे क्रोनिक थायराइडाइटिस, दैट इज कॉल्ड हैशिमोटोज डिजीज, इसका एक दूसरा नाम है। सो क्रोनिक थायराइडाइटिस विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन women between 30 to 50 years has been termed as Hashimoto disease or chronic lymphocytic thyroiditis. Its diagnosis is based on the histological appearance of the inflamed gland. कैसे diagnosis होती है? आपको नजर आ रहा है inflamed gland, तो उसकी हम histopathology करवा लेते हैं biopsy लेके। In contrast to acute thyroiditis, the chronic forms are usually not accompanied by pain, pressure symptoms or fever, and thyroid activity is usually normal or low rather than increased. जिस तरह से एक्यूट और सब एक्यूट में हमें पेन से, फीवर से, स्वेलिंग से पता लग जाता था, यहाँ ये सारे साइन सिम्टम आपको नजर नहीं आएंगे।
अगर अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो जाहिर है डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती जाएगी और फिर इवेंचुअली हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा पेशेंट को। ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं बेटा? यही है कि हम जो थायराइड ग्लैंड का बढ़ा हुआ साइज़ है उसे रिड्यूस करें, हाइपोथायराइडिज्म से अपने पेशेंट को बचाएं। थायराइड हार्मोन थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है टू रिड्यूस द थायराइड एक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। If hypothyroid symptoms are present, thyroid hormone therapy is prescribed. Surgery may be required if pressure symptom persist. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्वाइटर। ग्वाइटर का नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। ग्वाइटर है क्या बेसिकली? ग्वाइटर जो है बेसिकली दैट इज़ अ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द साइज ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। बेसिकली ये जो थायराइड ग्लैंड का इतना ज़्यादा साइज बढ़ जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ग्वाइटर। A goiter may develop in anyone but is more common in women. साइनस सिम्टम क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी सिम्टम तो ग्वाइटर का यही है कि नोटिसेबल, यानी आपको दिखने से ही नजर आ जाएगा। नेक में स्वेलिंग नजर आएगी, थायराइड ग्लैंड के आसपास नोड्यूल्स हो सकते हैं छोटे छोटे से, जैसे वो नहीं होती आपकी लिम्फ नोड्स हैं, अगर वो थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएं तो छोटी छोटी सी बाहर से आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। और ये जो नोड्यूल्स होती हैं दे में वेरी इन साइज, बहुत स्मॉल से बहुत लार्जर हो सकती हैं। और प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स की वजह से भी जो ये एक स्वेलिंग है वो उसकी अपीयरेंस ज़्यादा नज़र आती है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, कफिंग हो सकती है, पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, यानी आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, डिजीनेस व्हेन यू रेज योर आर्म ओवर योर हेड। इंडेमिक या फिर आयोडीन डेफिशिएंट ग्वाइटर, यानी आयोडीन की कमी होने की वजह से जो ग्वाइटर होता है दैट इज कॉल्ड इंडेमिक या फिर आयोडीन डेफिशिएंट ग्वाइटर। ये मोस्ट कॉमन टाइप है ग्वाइटर की, दैट इज इनकाउंटर्ड चीफली इन जियोग्राफिक रीजन जहाँ पे नेचुरल सप्लाई ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इज द सो कॉल्ड सिंपल और कोलॉइड ग्वाइटर। ये सारे इसके नाम है, इंडेमिक ग्वाइटर, आयोडीन डेफिशिएंट ग्वाइटर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर और कोलॉइड ग्वाइटर। रीजन ऐसे जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पे उनके पानी में कहना चाहिए कि आयोडीन की अप्रोप्रिएट या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स में आयोडीन की अप्रोप्रिएट सप्लाई मौजूद नहीं है, तो बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से ये ग्वाइटर हो जाता है। In addition to being caused by an iodine deficiency, simple goiter may be caused by an intake of large quantities of goitrogenic substances in patients with unusually susceptible glands. These substances include excessive amount of iodine or lithium, which is used in treating bipolar disorder. Bipolar disorder basically नहीं करो तो लैन, ग्वाइटर और टॉन्सिल सेम नहीं है। टॉन्सिल्स तो आपके टॉन्सिल्स ग्लैंड जो आपके थ्रोट में मौजूद होते हैं उनकी स्वेलिंग को कहते हैं, जबकि ग्वाइटर जो है ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसकी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वजह से बॉडी में आयोडीन की बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट या फिर लिथियम की बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली कॉजेज़ हैं कॉमन ग्वाइटर के। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी जैसे ही बॉडी में कम होगी, तो ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी बॉडी में जैसे ही कम होगी तो आयोडीन के बगैर तो T3 T4 नहीं बन सकते। T3 और T4 का लेवल भी कम होगा। अल्टीमेटली जब उसका लेवल कम होगा, नो इनहिबिशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोडक्शन। ये याद रखें कि थायराइड ग्लैंड से T3 T4 की प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन ऊपर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसकी इनहिबिशन नहीं की है किसी ने। क्यों? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी अभी कम है। T3 T4 प्रोड्यूस तो हो रहा है ना, और जब बॉडी में T3 T4 कम होगा तो ब्रेन को, बल्कि ब्रेन फर्दर सिग्नल भेजता रहेगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड को कि जी TSH रिलीज करें। तो जब TSH तो अपनी जगह पे रिलीज होता रहेगा, जब टू मच TSH की प्रोडक्शन हो जाएगी तो हाइपरप्लेजिया इन थायराइड ग्लैंड। ये बात आप सब जानते हैं कि ये नेचुरली अल्लाह ताला ने रखा है कि वो जब थायराइड ग्लैंड को देखें आयोडीन ना मिलने की वजह से T3 T4 वो आइडियली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, लेकिन पिट्यूटरी बल्कि नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली ब्रेन उसको सिग्नल देता रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ये T3 T4 बॉडी में कम है, आप स्टिमुलेट करें थायराइड ग्लैंड को ताकि वो T3 T4 बनाए। वो कंटिन्यूसली जब उसको स्टिमुलेशन मिलती रहेगी वो काम करता रहेगा, तो जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। एंड आई थिंक हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन एटलीस्ट मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो वही जो
इतना ज़्यादा सेल्स की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है थायराइड ग्लैंड को काम करने की वजह से, ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलने की वजह से, उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो जो स्वेलिंग हमें नज़र आना शुरू हो गई है थायराइड ग्लैंड की, दैट इज़ कॉल्ड बेटा ग्वाइटर। और इसी तरह से ऊपर भी मैंने यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है कि लो प्लाज्मा लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन तो अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करेगा, एक्सेसिव टीएसएच की प्रोडक्शन होती रहेगी और थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और जो नेक में आपको स्वेलिंग है वो दिखना शुरू हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर। सो सिंपल ग्वाइटर की आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई होगी। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। यूजुअली कॉज नो सिम्टम्स एक्सेप्ट फॉर द स्वेलिंग इन द नेक विच मे रिजल्ट इन ट्रेकियल कॉम्प्रेशन। जाहिर है अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो पीछे ट्रेकिया ही मौजूद है ना, उसके साथ जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो ट्रेकिया को कॉम्प्रेस करना शुरू कर देता है वो, और ऑब्वियसली वो तो हम बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना ट्रेकिया की कॉम्प्रेशन पे। मैनेजमेंट क्या है बेटा, मैनी पड़े या फिर आयोडीन के कुछ सप्लीमेंट्स उसे देना पड़े, तो हम पहले थायराइड ग्लैंड को उसकी नॉर्मल स्टेट में लेके आते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस से हम प्रिवेंट हो सकें, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन इन आयोडीन पुअर रीजन विद आयोडीन कंपाउंड कैन प्रिवेंट सिंपल और इंडेमिक गोइटर इफ द मेन आयोडीन इनटेक इज लेस देन 40 फिलीग्राम पर डे द थायराइड ग्लैंड हाइपरट्रोफाइज। सो ये चीज़ भी आपने सुनी होगी कि जी आयोडीन जो है डिफरेंट, यानी आयोडीन को एज अ सप्लीमेंट डिफरेंट चीज़ों में, जैसे सॉल्ट में, जो वो रीजन यानी सिंपली जहाँ जहाँ पे आयोडीन की डिफिशियंसी है तो उनको सप्लीमेंटली आयोडीन देना शुरू करें, ताकि हम बच्चों को छोटी एज से वो देना शुरू करेंगे तो हम आयोडीन डिफिशियंसी का जो ग्वाइटर है उसे अपने उस रीजन में प्रिवेंट कर सकेंगे। ओके, यहाँ हम स्टॉप करते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अटेंडेंस भी मार्क करनी है। सिंपल ग्वाइटर पर हम स्टॉप करते हैं और आगे हम फर्दर कुछ और टाइप्स ग्वाइटर की इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सब बच्चे अपनी जल्दी जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए और प्लीज़ सिर्फ एक मरतबा अपना रोल नंबर बोलिएगा, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। जो हमने हाइपरथायराइडिज्म पढ़ा है, आपको ग्वाइटर पढ़ाया है, डिफरेंट टाइप्स, हाइपरथायराइडिज्म पढ़ाया है, थायराइडाइटिस पढ़ाया है, उसकी टाइप्स पढ़ाई हैं। कोई क्वेरी है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ओके चलो, इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारी नर्सिंग एथिक्स की क्लास 11 to 12, तो फिर हम उसमें दोबारा से मिलते हैं। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।